नमस्कार बच्चों। केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली इस लाइव कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी हमारे देश के हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। व्यंग्य, अब व्यंग्यकार हम कह रहे हैं तो व्यंग्य क्या है ये बताना है ज़रूरी। यहाँ पे व्यंग्य क्या है आप सोच रहे होंगे। व्यंग्य एक ऐसी साहित्य की विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। तो क्या है व्यंग्य? ऐसी विधा है साहित्य की, इस जैसे कहानी होती है, निबंध होते हैं, रेखा चित्र होते हैं, उसी प्रकार से व्यंग्य भी एक प्रकार की विधा है साहित्य की। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें मजाक, उपहास, मजाक किया जाता है और उपहास इस प्रकार किया जाता है कि इसमें साथ साथ में किसी व्यक्ति की या किसी महकमे की यानी डिपार्टमेंट की आलोचना साथ में रहती है, उसका प्रभाव रहता है। तो व्यंग्य को मुहावरे में व्यंग्यबाण कहा गया है। व्यंग्यबाण तीर यानी कि, तो तीर किसी को अगर लग जाए तो कैसा चुभता है। तो व्यंग्य क्या है कि एक प्रकार का तीर है जो किसी को इस प्रकार से ताना मार के मजाक में मारा जाता है कि उसका गहरा असर उस पर होना चाहिए, तो तभी व्यंग्य सफल माना जाएगा। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता और शिक्षक उससे उसे परीक्षा में 0 अंक मिला और शिक्षक ने उससे कह दिया कि भाई तुम तो बड़े ही होशियार हो। यहाँ पर बड़े होशियार कहना व्यंग्य है, क्योंकि असल में वो होशियार नहीं है और उसे इस प्रकार से व्यंग्य किया जा रहा है कि उसे ये मजाक में कहा गया, लेकिन असल में उसकी आलोचना की गई। आगे देखिए, ये हरिशंकर परसाई जी है। इनका परिचय। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो हमारे बहुत ही पास मध्य प्रदेश में ही, और बल्कि जबलपुर के ही रहने वाले थे हरिशंकर परसाई। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। तो व्यंग्य पहले भी लिखे जाते थे, लेकिन इनकी व्यंग्य रचनाएं इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई, इतनी अधिक रोचक थी, इन्होंने ही व्यंग्य को हिंदी साहित्य में विधा का दर्जा दिलाया, उसे भी एक आर्ट फॉर्म, लिटरेचर आर्ट फॉर्म का दर्जा दिलाया और इसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। तो पहले जो व्यंग्य किए जाते थे वो हल्का फुल्का, थोड़ा सा मजाक उसमें होता था, लेकिन ये जो तीखी आलोचनाएं हैं किसी सरकारी व्यवस्था की हो सकती हैं, किसी व्यक्ति की हो सकती हैं, तो ये तीखी आलोचनाएं, तीखे व्यंग्य बाण जिसे हम कहते हैं, तो ये व्यंग्य बाण चलाना और समाज में जो ऐसी अवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो जिनमें सुधार आना चाहिए, तो उन पर इन्होंने व्यंग्य बाण चलाए और हल्के फुल्के मनोरंजन से ये व्यंग्य को ऐसी स्थिति में ले आए कि समाज में ये व्यंग्य कुछ परिवर्तन ला पाए। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 होशंगाबाद में हुआ। शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई और इनकी मृत्यु हुई 10 अगस्त 1995 जबलपुर में, और इनका मृत्यु स्थान भी जबलपुर मध्य प्रदेश रहा। बच्चों, अब हम आते हैं अपनी इस कहानी पर, बस की यात्रा। क्या कभी आपने बस की यात्रा की है? अवश्य की होगी। आप सोचिए, यातायात के ये साधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। बस या इस तरीके के और भी जितने साधन हैं,
जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, वो यातायात के साधन कहे जाते हैं। अगर इन यातायात के साधनों की सही व्यवस्था न हो, इनकी सही देखभाल न की जाए, समय समय पर इनका नवीनीकरण यानी रिन्यूएशन न किया जाए, तो ये पुरानी हो जाती हैं और इनमें कई सारी खराबियाँ आने लगती हैं। तो अगर कोई ऐसी बस हो जिस जो कि बहुत ही खटारा हालत में हो, बहुत ही जर्जर हालत में हो, और कोई उस बस में बैठे और यात्रा करे, तो सोचिए कितना ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी ही एक बस की ये कहानी है जिसमें लेखक बैठते हैं और उनके साथ उनके मित्र भी बैठते हैं। बैठ तो जाते हैं, लेकिन पूरी यात्रा में वो इस बात से डरे हुए रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसका कारण था कि बस की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि लेखक उसकी तुलना एक बूढ़ी स्त्री से करते हैं। एक ऐसी स्त्री जो कि बहुत वयोवृद्ध हो चुकी है, बहुत उम्र की हो चुकी है, और अपने जीवन में उसने बहुत कार्य किया है और अब ऐसी स्थिति में है कि कार्य करने के लायक नहीं रह गई है। ऐसी वयोवृद्धा को तो एक स्थान पर बिठाकर उनका आदर सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल वैसी ही स्थिति इस बस की थी। इस बस का कोई नवीनीकरण नहीं हुआ था। उसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी कि वो इतनी ज़्यादा कार्य कर चुकी है और जो नवीनीकरण उसका होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो चलने के लायक नहीं है। फिर भी वो बस चलाई जा रही है और उसमें यात्रियों को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है। लेखक ने इस पूरी घटना को बड़े ही रोचक ढंग में और बड़े ही करारे व्यंग्य के साथ इस कहानी में बताया है। तो हम इस पाठ का, इस व्यंग्य का, इस मजाक और उपहास का मज़ा लेते हुए इस कहानी का पाठ करेंगे। साथ ही मैं स्पष्ट भी करते जाऊंगी, शब्दार्थ भी आप देखेंगे साथ साथ में। तो हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं बस की यात्रा पर। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो लेखक और उनके 5 मित्र हैं साथ में। शाम 4 बजे की बस से उन्हें चलना है और एक ऐसे स्थान पे है जो कि कोई छोटा सा एरिया इलाका होगा जहाँ से उन्हें ट्रेन नहीं मिल पा रही है। जबलपुर उन्हें जाना है, ट्रेन नहीं मिल पा रही है, तो इस स्थान से वो सतना जाएंगे पहले और फिर सतना से उनको ट्रेन मिलेगी जो जबलपुर पहुंचा देगी। अब यहाँ से वो इस बस में चलने जा रहे हैं। शाम 4 बजे की बस है ये। सुबह घर पहुंच जाएंगे। इन्हें जल्दी घर पहुंचना है सुबह तक, क्योंकि लेखक के साथ जो 2 उनके मित्र हैं उनको सुबह काम पर पहुंचना है, हाजिरी देनी, उपस्थित होना है। तो और कोई वापसी का रास्ता उन्हें समझ में नहीं आया। ये शाम को जाने वाली जो बस है उसी में चढ़ना उन्होंने तय किया। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। ऐसी सलाह क्यों दी, ये आगे हमें पता चलेगा। लेखक सोचते हैं, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, यह बस डाकिन है। लेखक को लगा बस में सफ़र करने से क्या ये रास्ता ऐसा है कि रास्ते में कोई डाकू मिले और हमें लूट ले। लेकिन नहीं, यह बस ही डाकिन है, यानी बस ही उनके लिए बहुत खतरनाक है। डाकिन डाकिन यहाँ पर डाकू का स्त्रीलिंग शब्द करके लेखक ने लिखा हुआ है। असल में डाकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पर व्यंग्य या उपहास में लेखक ने ये लिखा है। ये देखिए, बस की हालत कुछ इस प्रकार थी जिसके कारण
कुछ लोग ये सलाह दे रहे थे कि इस बस में सफ़र करना समझदारी वाला काम नहीं है। लेखक ने जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ पड़ी यानी उन्होंने बड़ी ही देखा कि ये बस ऐसी हालत में है कि उसका आदर किया जाना चाहिए। लेखक की आस्था उमड़ पड़ी बस पर। तो ये बस इतनी वयोवृद्ध यानी उम्र में इतनी बड़ी थी, यानी इतने सालों तक उसने कार्य किया हुआ था, काफ़ी पुरानी बस थी और उस पर सदियों के अनुभव के निशान, यानी कई वर्षों से चल रही है उस अनुभव के निशान। जैसे एक बूढ़ी स्त्री के चेहरे पर झुर्रियाँ दिखती हैं, पता चलता है कि वो बूढ़ी हैं, कई वर्षों की उम्र है उसकी। उसी प्रकार इस बस पर जो निशान थे, यानी टूट फूट जो थी, वो टूट फूट देखकर समझ में आ रहा था कि ये बस कई वर्षों पुरानी है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो। तो इसलिए क्योंकि ये इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि इसमें सफ़र करने से जैसे कि इस बस को ही कष्ट होने लगेगा। जैसे किसी बूढ़ी स्त्री को कोई कार्य करने के लिए कहा जाए तो वो उसे कार्य करने में बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार से इस बस की हालत भी ऐसी है जैसे कि इसे यात्रा करवाने में कष्ट का अनुभव होगा। बड़े ही मज़ेदार तरीके से लेखक ने इस पुरानी बस की तुलना एक वृद्ध स्त्री से की है। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक कहते हैं इतनी वयोवृद्धा को तो एक जगह बिठाकर उसकी पूजा की जानी चाहिए, उस पर सवार नहीं होना चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हिस्सेदार यानी पार्टनर, उस कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी की बस थी, उस कंपनी में उसके एक पार्टनर भी बैठे हुए थे। ऐसी बस की हालत देखकर उस कंपनी के हिस्सेदार को जब बैठे हुए लेखक ने देखा तो उन्हें लगता होगा शायद इतनी ज़्यादा खराब हालत ये सिर्फ बाहर से होगी, शायद अच्छे से चल जाती होगी। अब लेखक ने हिस्सेदार साहब से पूछा, यह बस चलती भी है? हिस्सेदार बोले, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। लेखक ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हिस्सेदार साहब ने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो लेखक की फिर से व्यंग्य कर रहे हैं कि क्या ये अपने आप चलेगी या जैसे किसी बूढ़ी स्त्री को हाथ पकड़ के यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है, वैसे इसे हमें धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी जर्जर हालत वाली बस अपने आप चल जाती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी लेखक सोच में पड़ गए कि क्या सचमुच ही चल जाएगी। डॉक्टर मित्र ने कहा, लेखक के एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अनुभवी है यानी एक्सपीरियंस्ड है, नई नवेली बसों से ज़्यादा भरोसेमंद है और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। वो भी एक बूढ़ी स्त्री से इसकी तुलना कर रहे हैं लेखक के डॉक्टर मित्र कि ये अनुभवी है तो इसके कार्य पे भरोसा किया जा सकता है। जैसे किसी कोई अनुभवी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है तो उनका कार्य ज़्यादा कुशल होते हैं कार्य करने में, और नए नए लोग कभी कार्य सीख रहे होते हैं तो उतने कुशल नहीं होते हैं, तो जो अनुभवी होते हैं उन पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। लेकिन ये तो बस है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। ये इसे डॉक्टर साहब ने भी यहाँ व्यंग्य किया है और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भरोसेमंद है ज़्यादा क्योंकि ये अनुभवी है और बेटों की तरह हमें गोद में बिठा के चलेगी। किसी तरीके से सभी मित्र अब बस में बैठ गए। लेखक और उनके मित्रों को जो छोड़ने आए थे वह उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि आखिरी विदा दे रहे हों, यानी ऐसे सोच रहे हों कि ऐसी बस में ये लोग जा रहे हैं, पता नहीं ये बचेंगे या नहीं। उनकी आंखें ये कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है।
राजा रंक फकीर, रंक यानी गरीब, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी अमीर हो गरीब हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मृत्यु तो सबकी होनी ही है। तो क्या फर्क पड़ता है, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी जिसकी जितना जीवन लिखा होगा उतना ही होगा। बस इस जीवन से मृत्यु की ओर जाने के लिए कोई कारण होना चाहिए। तो उसी प्रकार का ये कारण हो सकता है एक ऐसी बस में यात्रा करना जो कि जान के लिए खतरा हो सकती है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी मोटर बस की स्टार्ट हो गई और बस चली। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा लगा कि बस इस प्रकार से लग रही है जैसे वो पूरी बस ही इंजन हो, क्योंकि इंजन स्टार्ट होते ही बस बुरी तरीके से हिलने लगी और आवाज करने लगी। कांच बहुत कम थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस के जो खिड़कियों पर कांच होते हैं वो बहुत कम रह गए थे, यानी टूट फूट चुके थे, और वो टूटे फूटे कांच जो थे उनसे अब यात्रियों को बचना था। यहाँ देखिए, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बचे थे यानी कांच जो शेष रह गए थे उनसे हमें अपनी सुरक्षा करनी थी। बचे एक यहाँ पर अर्थ है शेष रह जाना, और बचना का अर्थ है सुरक्षित। दोनों एक ही शब्द हैं लेकिन अलग अलग अर्थ है। तो जो शेष कांच थे उनसे यात्रियों को अपनी सुरक्षा करनी थी कि वो कांच उनको लग न जाए, क्योंकि बस बुरी तरीके से हिल रही है और कांच टूटे फूटे हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। लेखक कह रहे हैं कि वो खिड़की से दूर हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस इस तरीके से आवाज कर रही थी, इस तरीके से हिल रही थी कि लेखक की सीट भी हिल रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी। लेखक फिर से व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पर कि गांधी जी ने जब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे गांधी जी ने, उस समय कि ये बस होगी और उस समय ये बस जवान रही होगी, अब ये बूढ़ी हो चुकी है और उस समय से ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। किस बात की? असहयोग आंदोलन करने की और सविनय अवज्ञा करने की। असहयोग यानी साथ न देना और सविनय अवज्ञा का अर्थ है विनम्रता पूर्वक आज्ञा का, आदेश का पालन ना करना, मना कर देना विनम्रता से। तो ये आंदोलन यानी उथल पुथल है ना। तो ये बस ऐसी थी कि इसके सभी जो हिस्से थे वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे, यानी एक दूसरे को साथ नहीं दे रहे थे। तो लेखक कह रहे हैं कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। तो सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट जो नरम गद्दा सा होता है जिस पे बैठा जाता है, और उसका जो फ्रेम होता है वो बॉडी है उसकी, लोहे का जो फ्रेम होता है, तो वो सीट उस बॉडी से, उस लोहे के फ्रेम से बिल्कुल बाहर निकली हुई अलग हो रही थी, यानी उसके साथ असहयोग कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है और कभी बॉडी सीट को छोड़कर आगे भागी जा रही है। कुछ 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी सारे अंतर खत्म हो गए। सीट बॉडी से आगे जा रही है, बॉडी सीट से आगे जा रही है, ये सारे अंतर, अब इतना भी अंतर नहीं रह गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेखक को कि अब लेखक या यात्री सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। इस प्रकार बड़ी ही अजीब सी बस के अंदर यात्रियों की हालत हो रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अचानक से बस कहीं रुकी और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो चुका है। बस की हालत तो टूटी फूटी थी ही, अब पेट्रोल की टंकी ही बहने लगी। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकाल कर बगल में रखा और एक नली से यानी पाइप से इंजन में पेट्रोल डालने लगा।
लेखक को उम्मीद थी कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार साहब इंजन को निकालकर अपनी गोद में बच्चे की तरह बिठा लेंगे और नली से, उस पाइप से उसको पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे कि बच्चे के मुंह में दूध की शीशी उसकी माँ लगाती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। वैसे ही हिस्सेदार साहब एक बच्चे की तरह इंजन को गोद में लेके उसे पेट्रोल पिलाएंगे। अब बस फिर से शुरू हो चुकी है। बस की रफ्तार यानी गति, स्पीड अब 15-20 मील हो गई, यानी कम हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। टूटी फूटी तो बस थी ही, पुरानी भी बहुत थी, अब पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया। अब तो लेखक उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उसका ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था, जो बस चलाने संचालन का जो गोल सा सामने ड्राइवर घुमाते हैं जिसे, उससे स्टीयरिंग कहते हैं, तो स्टीयरिंग टूट भी सकता था। ऐसी हालत थी बस की, ब्रेक फेल हो सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। अब लेखक का ध्यान बाहर की तरफ गया और देखा कि पास हरे भरे पेड़ हैं जिन पर पक्षी भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये इतना लुभावना दृश्य भी लेखक को डरा रहा था और लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। अब लेखक ये देख रहे थे कि किसी पेड़ से ये बस जाके टकरा न जाए, और एक पेड़ निकलता तो दूसरे पेड़ का इंतजार होता कि न जाने किस पेड़ से जाकर ये बस टकरा जाएगी। झील दिखती तो सोचते कि बस जाके इसमें गोता लगा जाएगी, यानी इसमें डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब की पर वह नहीं चली, यानी बहुत सारे आइडियाज लगाए कि किसी तरीके से बस चल पड़े। दोबारा बस रुक गई है तो अब वह कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से बस चल जाए। ड्राइवर साहब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, क्योंकि बस ने लेखक ने यहाँ पर कहा है कि बस ने अपनी जवानी के दिनों में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा इन आंदोलनों की ट्रेनिंग ली हुई है। तो असहयोग तो पहले से ही बस कर रही थी, सीट का बॉडी से सहयोग नहीं था, पेट्रोल और पेट्रोल की टंकी में आपस में सहयोग नहीं था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, यानी बस मना कर रही है आगे जाने से, बड़ी विनम्रता से। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। देखिए, अब कंपनी के जो हिस्सेदार बैठे हैं वो अपनी बात को अच्छा बताने के लिए अब भी ये कह रहे हैं, ये दूसरी बार बस रुक चुकी है, सभी बस की हालत देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हिस्सेदार साहब ये कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है। ये विशेषण है फर्स्ट क्लास, है ना, तो ये फर्स्ट क्लास बस है, इसमें कोई दिक्कत तो वैसे नहीं आती। ये संयोग है, इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, बाय चांस ऐसा हो गया है कि बस रुक गई है यहाँ पे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण यानी धीमी मंद चांदनी, यानी चांद पूरा नहीं होगा तो चांदनी की रोशनी भी बहुत कम थी, और आसपास बड़े ही वृक्ष हैं जिनकी छाया भी आ रही है तो और अंधेरा हो रहा है। तो इनके नीचे ये बस खड़ी हुई और इतनी दयनीय है, यानी इस पर इतनी दया आ रही है लेखक को कि लगता है जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो, अब उससे चला नहीं जा रहा हो। लेखक कहते हैं कि उनको पछतावा होने लगा, ग्लानि होने लगी कि ऐसी बूढ़ी बेचारी बस पे वो चढ़कर यहाँ तक आ गए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बेयाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत होना यानी प्राणों का अंत हो जाना, मृत्यु हो जाना। तो ऐसी ये बूढ़ी बस है, तो इस बेयाबान यानी इस सुनसान स्थान में इसकी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार हमको यहीं करना पड़ेगा। लेखक को पछतावा हो रहा है इस प्रकार की बस में चढ़ के आने से, और ऐसे सुनसान रास्ते पर अब वो आगे कैसे जाएंगे, इस बात की भी चिंता इन पंक्तियों में व्यक्त हो रही है। रात के समय अब बस ये कहीं रुक गई है और इसको फिर से चलाने की कोशिश की जा रही है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। बस फिर चल पड़ी है, क्योंकि अब हिस्सेदार साहब ने इंजन को निकाला और कुछ सुधार किया।
उसकी चाल और कम हो गई थी। स्पीड जो पहले बहुत कम हो चुकी थी, अब और ज़्यादा कम हो चुकी है। धीरे धीरे वृद्धा वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। तो वृद्धा, ऐसी बूढ़ी जो ये बस है, उसकी आंखें जैसे किसी बूढ़ी स्त्री की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, वैसे ही अब ये इससे आगे चला नहीं जा रहा है बस से, और इसकी आंखों की जो रोशनी है यानी हेडलाइट्स हैं, उनकी जो रोशनी है वो कम होती जा रही है। अंधेरी रात वैसे ही है, चांदनी भी क्षीण है, और इस क्षीण चांदनी में रास्ता टटोल कर यानी ढूंढ ढूंढ कर, महसूस कर कर, अंधेरे में जैसे हम हाथ से रास्ता टटोल कर चलते हैं, वैसे ही महसूस करते हुए, ढूंढते हुए वह धीरे धीरे रेंग रही थी, यानी बहुत ही धीमे चल रही थी। आगे पीछे से अगर कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे साइड में हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यहाँ भी व्यंग्य है। देखिए, बस इतनी पुरानी हो चुकी है कि वो आने जाने वाली दूसरी गाड़ियों से इस प्रकार उनको देखती या इस प्रकार कहती कि मेरी तो उम्र बहुत अधिक हो चुकी है, मैंने बहुत कार्य कर लिया, अब मेरी ये उम्र नहीं रही कि मैं तुम्हारी तरह तेजी से चल सकूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। 2 बार बस पहले रुक चुकी थी, अब ये तीसरी बार था। पुलिया यानी छोटा पुल, उसके ऊपर जैसे ही पहुंचे तो बस का टायर फट गया, फिस हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। कौन? बस बहुत जोर से हिली और हिलकर रुक गई। अगर ये बस स्पीड में होती, अभी तो उसकी गति बहुत ही धीमी थी, लेकिन अगर ये स्पीड में होती तो इस प्रकार से हिली थी कि उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक यहाँ पे फिर करारा व्यंग्य कर रहे हैं कि वो जो हिस्सेदार थे, वो जो पार्टनर थे, उसकी तरफ लेखक ने इस दृष्टि से देखा कि वह टायरों की हालत जानता था तो टायर बदल सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया। टायरों की हालत जानते हुए भी वह जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। वो तो सब कुछ जानते होंगे कि बस किस हालत में है, फिर भी इसमें सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। ये फिर से करारा व्यंग्य लेखक कर रहे हैं कि उत्सर्ग यानी इस हिस्सेदार में कितनी त्याग की भावना है जो कहीं मिलना मुश्किल है। ये हिस्सेदार सब कुछ जानता है, फिर भी इस बस में सफ़र कर रहा है, यानी अपने स्वार्थ, अपने लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। इतने सारे लोगों की जान की बाजी तो उन्होंने लगा ही रखी है, खतरे में डाल ही दी है, अपनी जान की भी परवाह इन्होंने नहीं की है। तो इनमें इतना ज़्यादा बलिदान का भाव है, इसका सही उपयोग कुछ होना चाहिए। कैसा उपयोग होना चाहिए? जैसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का इन्हें नेता होना चाहिए। ये सारे व्यंग्य हैं। उन्हें किसी बड़े आंदोलन का लीडर होना चाहिए। ऐसी त्याग की भावना है इस हिस्सेदार में। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मगर मर गया पर टायर नहीं बदला। तो लेखक यह बड़े ही रोचक तरीके से ये कह रहे हैं कि इस हिस्सेदार के लिए अगर ये बस नाले में गिरती और सभी मारे जाते तो देवता इस हिस्सेदार के लिए बाहें पसारे यानी बाहें फैलाकर उसे गले लगाने के लिए तैयार खड़े होते, उसका इंतजार कर रहे होते और कहते कि ये इतना महान आदमी है कि इसने अपने प्राण दे दिए लेकिन बस का टायर नहीं बदला, इसने अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसा महान व्यक्ति है ये। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। देखिए, अब भी बस में जो टायर लगाया गया वो घिसा हुआ टायर ही है, यानी नए टायर की व्यवस्था तक नहीं रखी गई है। कोई घिसा हुआ टायर ही फिर से लगा दिया और बस फिर से चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी।
पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक ने हर तरीके से या सभी यात्रियों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि वो कभी कहीं पहुंच पाएंगे। बस की ऐसी हालत थी कि उन्हें लग रहा था कि दुर्घटना होना तो बिल्कुल 100% पक्का है कि दुर्घटना तो होनी ही है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अब लेखक को लगता था जितनी अब जिंदगी बची हुई है वो इसी में गुजरेगी और अब इस बस से सीधे हम दूसरे लोक में जाने वाले हैं। अपनी इस पृथ्वी से हम मर के ही अब यहाँ से जाने वाले हैं। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। ये बस जो है हमें किसी मंजिल पर पहुंचाने वाली नहीं है और इसकी जो मंजिल है वो है एक दुर्घटना और इस लोक से निकल के दूसरे लोक में पहुंच जाना। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो लेखक तो हंसी मजाक करते ही हैं, व्यंग्यकार हैं। तो अब जब देखिए बच्चों क्या हुआ कि अब सारी उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि बस दुर्घटना होनी ही है और हमारी मृत्यु होनी है। तो जब एक एक्सट्रीम लेवल पे चिंता पहुंच जाती है तो फिर चिंता का कोई हल नहीं दिखता, तो फिर चिंता करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। चिंता तब की जाए जब कोई हल मिले। तो लेखक कह रहे हैं कि चिंता करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं था। हम जो बेचैन हो रहे थे, जो हम डर गए थे, जिसकी वजह से तनाव हो गया था, वो सब कुछ अब जा चुका था। अब बस ये समझ में आ रहा था कि अब तो मृत्यु निश्चित है। तो बस आराम से बैठ गए कि अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। अब आराम से ऐसे बैठ गए जैसे घर पे बैठे हो। सारी चिंताएं चली गई और हंसी मजाक शुरू हो गया। इस प्रकार इस यात्रा में लेखक ने बड़े ही रोचक बातें कही, बड़ी ही अच्छे तरीके से इस बस की तुलना एक बूढ़ी वृद्धा स्त्री से की है। और अंत में लेखक कह रहे हैं कि उनकी चिंता, उनके तनाव किसी हल कोई भी हल उससे मिल नहीं पा रहा था। यही स्थिति होती है कि हम अगर चिंता करते रहें तो हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। ये व्यवस्था करने वाले लोग जब तक इस व्यवस्था को अच्छे से नहीं ठीक करेंगे, जब तक यातायात की ऐसी व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले पदाधिकारी इस व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं, तब तक किसी और की चिंता करने से इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। यही लेखक यहाँ पर कहना चाहते थे। और लेखक कह रहे हैं कि हंसी मजाक चालू हो गया। जिस प्रकार लेखक व्यंग्य करके, मजाक करके इस बात की अव्यवस्था की आलोचना करते रहे हैं, वैसे ही वो क्या कर सकते हैं, अभी हंसी मजाक ही कर सकते हैं। यानी वो इन व्यवस्थाओं पर व्यंग्य करके इन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। पाठ का सार देखिए, दो बिंदुओं में मैंने ये पाठ का सार दिया है। लेखक ने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है कि यातायात की व्यवस्था बहुत ही बुरी है, बहुत ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई सुधार होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। प्राइवेट बसें चलाने वाली कंपनियों पर भी व्यंग्य किया है और स्पष्ट किया है कि कंपनी वाले अपने स्वार्थ, अपने लालच में इतने अधिक अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ना तो बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की जान की परवाह होती है और ना ही उन्हें अपनी जान की परवाह है। अगर यात्रियों की जान खतरे में जा रही है तो हिस्सेदार साहब भी तो उसमें सवार थे, उनकी भी जान जा सकती थी, ड्राइवर की जान जा सकती थी। लेकिन ये सभी सब कुछ जानते हुए भी उस बस में सफ़र कर रहे थे। दूसरा पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि समय रहते प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक होता है। ये जो वस्तुएं हैं बच्चों, आजकल हम लोग जो अगर कुछ खाने पीने की चीज़ भी खरीदते हैं तो हम उसकी एक्सपायरी चेक करते हैं या नहीं।
आप लोगों को भी करना चाहिए। एक्सपायरी चेक किए बिना चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और जो वस्तुएं होती हैं, जो मशीनें होती हैं, उनको भी नवीनीकरण यानी रिन्यूअल की आवश्यकता होती है। उनमें समय समय पर सुधार किया जाना बहुत आवश्यक होता है। ये यातायात के साधन हमारे बहुत काम आते हैं, लेकिन अगर समय समय पर उनको दुरुस्त ना किया जाए, उनका सुधार ना किया जाए, तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। जिस प्रकार बस बिल्कुल चलाने लायक नहीं थी, फिर भी चलाने लायक नहीं थी, उसको काफ़ी समय से मरम्मत या नवीनीकरण उसका नहीं किया गया होगा। ये बस को देखकर समझ में आ रहा था। ऐसी बस को चलाना बस में बैठने वाले यात्रियों की जान के लिए खतरे से खाली नहीं था। फिर भी ये बस चलाई जा रही थी। तो ऐसी व्यवस्थाओं पर लेखक ने व्यंग्य किए हैं और उन्हें उनमें सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। इस प्रकार के व्यंग्य करके लेखक उन्हें सचेत करना चाहते हैं। कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों मैंने, ये पार्ट से हैं, सभी प्रश्न नहीं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। आपको करने तो सभी प्रश्न हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कारण बताएं प्रश्न है यहाँ पर। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो लेखक ने उस हिस्सेदार की तरफ बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा जब लेखक ने देखा कि बस का टायर फट गया है। लेखक यहाँ पर बस की स्थिति से पहले से उन्हें याद थी स्थिति, लेकिन जब बस का टायर फटा तब लेखक को समझ में आ गई कि इस बस की हालत तो इतनी अधिक खराब है कि किसी भी समय दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। और हिस्सेदार को तो ये बात बहुत पहले से बहुत अच्छे से पता होगी, फिर भी उसने बस को चलाने से पहले उसका टायर नहीं बदला और खुद उस बस में सफ़र कर रहा है। ये देखकर लेखक हिस्सेदार की तरफ इस दृष्टि से देखते हैं कि लेखक जैसे हिस्सेदार साहब के लिए लेखक के मन में श्रद्धा जाग गई हो। ये असल में व्यंग्य है। ऐसी कोई श्रद्धा या आदर भाव असल में लेखक के मन में नहीं आ रहा है। असल में वो इस हिस्सेदार को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से इस बस में सफ़र कर रहा है अपनी जान की बाजी लगाकर, जबकि और साथ ही इसने यात्रियों की जान को भी खतरे में डाला हुआ है, सब कुछ जानते हुए भी। तो व्यंग्य किया कि ये हिस्सेदार इतना लालची है कि इसे अपनी जान की परवाह नहीं है, साथ ही यात्रा करने वाले बाकी यात्रियों की भी परवाह नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने ये सलाह क्यों दी? लोगों ने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस की हालत बहुत अधिक खराब थी और बस बहुत पुरानी थी और किसी भी समय दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस बस में सफ़र नहीं करते। प्रश्न अभ्यास आपकी किताब में दिए गए हैं। इसमें प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, ये बताना है। तो लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि बस की हालत इतनी बुरी थी। बस पहले 2 बार रुक चुकी थी और अब बाहर की तरफ देख के ये जो प्रकृति के सुंदर दृश्य हैं, पेड़ पौधे हैं, अब पेड़ लेखक को अपने दुश्मन लग रहे थे क्योंकि लेखक को लग रहा था कि बस किसी भी पेड़ से जाकर टकरा जाएगी और इस दुर्घटना में सभी की मृत्यु हो सकती है यात्रियों की। इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अगला प्रश्न देखिए, पाठ में प्रयुक्त हुए मुहावरों के अर्थ लिखकर उन पर वाक्य बनाइए। तो पाठ में कई स्थानों पर मुहावरे आए हैं जिनका अर्थ भी मैंने साथ में दिया हुआ है। तो आप इन मुहावरों को ढूंढिए, उन मुहावरों के अर्थ लिखिए और उन पर अपनी विचार से, अपनी कल्पना से वाक्य बनाइए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, इसका मज़ा लिया होगा। और जब आप इस पाठ को अपनी किताब में या डिजिटली पढ़ेंगे
तो आपको और मज़ा आएगा और आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो पाठ को खुद अवश्य पढ़ें और इसे समझें और प्रश्नों के उत्तर भी करें। अपने विषय शिक्षक को दिखाएं। अगर जो भी बात समझ में ना आ रही है विषय शिक्षक से ज़रूर पूछ लें। धन्यवाद।